सो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पे होंगे, सेफ हो। तो स्वागत करता हूँ आपके इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है प्रज्ञान। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कि दर्पण मिरर क्या होता है, सॉरी प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब कितने तरह के होते हैं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। आज हम लोग एक ऐसे दर्पण के बारे में पढ़ेंगे जिसका उपयोग बहुत ही जगह पे होता है। ठीक है, समतल दर्पण का तो हम लोगों ने पढ़ लिया, प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहां पर बनता है। आज हम लोग उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है और कहां पर बनता है, ये चीजें हम लोग जानेंगे और पूरा डेप्थ से जानेंगे कैसे, क्यों, क्योंकि इससे काफी सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पेन कॉपी ले लेना है, जो चीजें मैं बताऊंगा वो चीजें आपको नोट करनी है। कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन आए मन में, आपके कोई भी सवाल उठे मन में, आप पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं ताकि हम लोग कनेक्ट हो सके। और ज्यादा से ज्यादा अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, पहले आप वो वीडियो देखिए। ठीक है, सारी क्लास मैंने कर रखी है, अभी तक 4 पार्ट बन चुके हैं, ये 5वां पार्ट होगा हमारा। ठीक है, तो ये 5वां पार्ट होगा हमारा फिजिक्स का। अब इसके बाद 1-2 पार्ट और आएंगे, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो आप अगर पूरे चैप्टर को देखना चाहते हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर पूरे वीडियो को आप देख सकते हैं। सारी चीजें मैंने अवेलेबल कर दी है यूट्यूब पे। मैं यूट्यूब पे रोज सुबह 8 बजे जो है वीडियो को अपलोड कर देता हूँ। आप सारे वीडियोस को, सारे चैप्टर को देख देख के अच्छे से पढ़ सकते हैं। हाँ, मैं नोट्स ज्यादा नहीं देता हूं, मैं बोलता ज्यादा हूं। तो अगर आप कॉपी पेन लेके लिखेंगे तो इससे 2 चीजें होंगी। एक, आप तो सुनेंगे, सुन के आपका दिमाग कंसंट्रेशन बढ़ेगा। दूसरा, आप पेन चलाएंगे तो दिमाग के इशारे पर आपका हाथ चलने लगेगा, तो हाथ की लिखावट फास्ट हो जाएगी। वैसे मैं लिख के भी दे सकता हूं, लेकिन लिख के देना और वहां पर उंगली से बताना मुझे अच्छा नहीं लगा। इस वजह से फिजिक्स एक बहुत ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लिख के या फिर रट के नहीं समझ सकते। हम लोगों को इसको समझना पड़ेगा अपने दिमाग से, अपने ब्रेन से। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। आज का सबसे पहला टॉपिक है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, सॉरी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब। अवतल दर्पण आप जानते हैं क्या होता है। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए भी मैंने कई पिक्चर बना रखे हैं। आपने देखा होगा अवतल दर्पण कैसा होता है। अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जो बीच से धंसा हुआ और बाकी 2 साइड से उठा हुआ होता है। इसका एक साइड जो धंसा हुआ भाग, जो उभड़ा हुआ भाग है, वो रजतित किया हुआ रहता है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। तो ये एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में सेंटर किधर होता है? राइट साइड होता है, ध्यान रखिएगा। सेंटर जो है राइट साइड होता है। तो यहां पर मैंने एक सेंटर बना दिया, नाप के, आप पेन से नाप के बनाइएगा। ठीक है, स्केल से नाप के बनाइएगा। तो ये मैंने मान लिया कोई सेंटर है हमारा इस दर्पण का, तो इसको हम लोग सी से दिखा देंगे। सेंटर और ध्रुव, ये जो बिंदु है इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। ठीक है, मुख्य बिंदु भी कहते हैं, ध्रुव भी कहते हैं। तो इसको हम लोग P से दर्शा देते हैं, ध्रुव है। ठीक है, या फिर O से दर्शा देते हैं, जो भी है। ठीक है, प्रिंसिपल पॉइंट या फिर O से दर्शा देते हैं। अब इन दोनों के बीच का जो पॉइंट होता है ना, उसको हम लोग F कहते हैं। ठीक है, F कहते हैं, मतलब कि ये हाफ होता है। ठीक है, हाफ होता है, बीचों बीच होता है, तो ये F होता है। अब यहां पर कंडीशन क्या बनता है? ठीक है, सबसे पहला कंडीशन क्या बन जाता है कि अगर कोई वस्तु इन सभी जगह पर नहीं, अनंत पर रखी हो, ठीक है, अनंत पर रखी हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? ठीक है, अनंत की नहीं बात करते हम, सबसे पहले बात करते हैं ध्रुव और फोकस के बीच रखा हो तो कहां बनेगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा बनता है वो क्या बनता है कि अगर प्रतिबिंब कहां पे रखा हो, ध्रुव और फोकस के बीच में रखा हो, तब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। ठीक है, तो ये चीजें नोट करने हैं। तो पहला टॉपिक हम बता देते हैं आपको, लिखिए। ठीक है, इसको आज हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होता है कि अगर किसी अवतल दर्पण के सामने, ठीक है, ध्रुव और फोकस के बीच कोई वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ठीक है, तो हम लोग पहला टॉपिक लिखते हैं। ठीक है,
वस्तु कहां है? अगर वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो तब इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो मैं पहले पिक्चर बनाता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि कैसे बनता है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहां पे आपको एक दर्पण बना दिया मैंने। ये हमारा है एक अवतल दर्पण, ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य रेखा, रेखा। फिर यहाँ पर मैंने मान लिया कोई C है और यहाँ पर O है हमारा, ठीक है, C है O है और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा फोकस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वस्तु कहाँ पर रखी गई है? यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। गौर से देखिएगा, यहाँ पे रखी गई, छोटी सी बना रहा हूं मैं, ठीक है, ताकि आप इसको समझ पाए। तो एक रेखा ऐसे जाएगी और यहां से करके जो है फोकस से मिलेगी और ये सीधी निकल जाएगी, ठीक है। एक रेखा जो है यहां से कटिंटर से होती हुई आगे की ओर निकलेगी और ये पीछे की ओर थोड़ा सा निकलेगी, ठीक है। तो इसका जो इमेज बनेगा वो ये इस तरीके से बनेगा, आगे इस तरीके से। तो यहां पर हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहां पे कोई वस्तु का इमेज मिलता हुआ, मैं दोनों पॉइंट यहां पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये वस्तु से क्या है? बड़ा है और सीधा है, बड़ा है सीधा है। और किधर बना है? वस्तु के जिधर वस्तु है उधर नहीं बना है, वस्तु के दूसरे साइड, मिरर दर्पण के दूसरे साइड बना है, यानी कि ये आभासी है, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं इसके प्रकृति की, ठीक है, तो प्रकृति इसकी जो होगी आभासी होगी। प्रकृति क्या होगी? आभासी होगी। प्रकृति आभासी यानी कि काल्पनिक होगी, ठीक है। आकृति क्या होगी? आकृति क्या होगा? वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, ठीक है। आकृति क्या होगा? वस्तु से बड़ा। आभासी और सीधा, इसको सीधा भी लिख देते हैं, आभासी और सीधा, ठीक है, उल्टा लिख दिया, ठीक है। आभासी और सीधा, ठीक है। इसका प्रकृति क्या होगा? आभासी और सीधा। आकृति क्या होगी? वस्तु से बड़ी। और इसका जो होगा नेचर यानी कि पोजीशन, पोजीशन, ठीक है। पोजीशन का मतलब स्थान। स्थान क्या होगा इसका? इसका स्थान क्या होगा? इसका स्थान क्या होगा? स्थान होगा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। तो ये चीजें यहां पर आपको कॉमन रखनी, क्योंकि ये एक नंबर में आता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि अगर किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने ध्रुव और फोकस पे रखा जाए तो उसका वस्तु, उसका प्रतिबिंब, ठीक है। और ये सारी चीजें कैसी है? प्रतिबिंब का नेचर है, प्रतिबिंब का नेचर, ठीक है। ये प्रतिबिंब का नेचर। और प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि इस तरीके से कि अगर कोई वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा आभासी बन रहा है और सीधा खड़ा बन रहा है, तो वो वस्तु कहां पर रखी जाएगी? तो वो वस्तु कहां पर रखी जाएगी? ध्रुव और फोकस के बीच में रखी जाएगी। इसको इस तरीके से ही पूछ सकते हैं कि अगर वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब किस तरह का, किस नेचर का होगा, यानी कि प्रकृति उसकी क्या होगी? तो आभासी और सीधा होगा, आभासी और सीधा होगा। आकृति क्या होगी? वस्तु से बड़ी होगी, वस्तु से बड़ा इमेज बनेगा इसका। और स्थान कहां पे होगा? तो दर्पण के पीछे होगा। आई होप कि ये वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा। सारी चीजें नहीं लिखवा रहा हूं, आपको किताब में देखकर बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। शॉर्टकट में मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरीके से बनती है, ठीक है। और इस तरीके से बनने के बाद ये उसका जो है नेचर होता है, प्रकृति, आकृति और स्थान होता है।
तो आप इसको उतार ले। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है फिर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं एक और वीडियो में आपको उसको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा चलते हैं कि अगर वस्तु यहां से हट के फोकस पर रखी जाए तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो बच्चों दूसरा टॉपिक है हमारा कि अगर वस्तु ध्रुव पे रखी हो तो कहां प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका भी प्रतिबिंब, इसका जो है हम लोग बनाते हैं स्ट्रक्चर किस तरीके का बनेगा। ये हमने बना लिया एक अवतल दर्पण, ये हमने अवतल दर्पण बना लिया। ये रहा, सॉरी छोटा सा ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, छोटा सा बना रहा हूं। ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष में ये हो गया हमारा सेंटर, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ये हमारा हो गया फोकस। ठीक है, और ये हमारा हो गया ध्रुव। तो हम लोग को वस्तु कहां पे रखना है, फोकस पे रखना है। ठीक है, फोकस पे रख दिया। अब वस्तु से एक किरण निकलेगी जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, तो इस तरीके से जाएगी, चली गई इस तरीके से। अब इस तरीके से टकराने के बाद कहां पे जाके मिलेगी, तो फोकस से जाके मिलेगी। अब ये आगे की ओर निकल जाएगी। ठीक है, ये आगे की ओर निकल जाएगी। अब एक यहाँ पे जो है ये क्या कहते हैं, एक यहाँ पे बीच में जो है अभिलंब बनेगा। जो अभिलंब जो है ये काफी जगह छोटी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अभिलंब बनना काफी जगह, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता है ना, तो इस वजह से तो अभिलंब जो है परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर दिखना चाहिए, इस वजह से ही दी ऐसे इस तरीके से। ठीक है, और ये टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट आएगी और जाके मिलेगी सी से। ठीक है, सी से टकरा, सी से मिलती हुई दिखाई देगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि दोनों के दोनों ने कहीं जाके मिल नहीं रहे। ठीक है, यानी कि कहीं पर जाके मिलेंगे अनंत पे, ये पोजीशन फिक्स नहीं है, कहीं पे अनंत पे जाके मिलेंगे। ठीक है, अनंत पे जाके मिलेंगे, कहीं पर कुछ कंफर्म नहीं कि मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये पैरेलल जा रही है। तो कहां पर जाके मिलेगी ये कहा नहीं जा सकता है। तो ये अनंत पे जाके दोनों किरणें मिलेंगी, और दोनों किरणें जब मिलेंगी कहीं पर तो वो वस्तु से काफी बड़ा होगा। काफी बड़ा होने के बाद में क्या होगा, वस्तु से जो है काफी बड़ा होगा, उल्टा होगा। उल्टा होने के बाद क्या होगा, वास्तविक होगा, क्योंकि दर्पण के सामने बन रहा है। तो सामने बन रहा है इसका मतलब यह है कि वास्तविक होगा। तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, प्रकृति कैसी हो जाएगी, प्रकृति हो जाएगी इसकी वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। आकृति कैसी होगी, आकृति होगा वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। और इसका स्थान क्या होगा, स्थान मतलब सिचुएशन क्या होगा, प्लेस, प्लेस कहां पर होगा, तो ये होगा अनंत पे, अनंत पर बनेगी। क्योंकि ये लाइनें देखिए दोनों किरणें जो है मिल नहीं रही है, तो ये जाके कहीं पर अनंत पे मिलेंगी, तो ये अनंत पे जाके बनेगा। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा ये वाला। दूसरे पर चलते हैं। ठीक है, अगर वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, के बीच हो, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, तो यहां पर हम लोग बनाएंगे इस पिक्चर को। ये हमने अवतल दर्पण बना लिया, और ये हमने बनाया मुख्य अक्ष, ये बनाया हमने ध्रुव, ये बनाया हमने वक्रता केंद्र, और ये बनाया हमने फोकस। फोकस थोड़ा सा और आगे, फोकस। ठीक है, फोकस बनाया। अब हमको वस्तु कहां पे रखना है, वस्तु रखना है यहां पे। ठीक है, वस्तु रखनी है यहां पे। अब ये वस्तु क्या होगी, जो है एक इससे जो है किरणें निकलेंगी, किरणें निकलेंगी तो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल जाएगा ये। ठीक है, पैरेलल जाएगा, और पैरेलल जाने के बाद कहां पर टकराएगा, सीधे जाकर टकराएगा फोकस से।
एक और किरण निकलेगी इससे, जो जो सीधे सीधे कहां से जाएगी, सीधे होती फोकस से निकलेगी सीधे, और जाके मिरर से टकराएगी, और मिरर से टकराने के बाद क्या हो जाएगा, ये एकदम सीधी रेखा में निकल जाएगी। ठीक है, ये एक सीधी रेखा में निकल गई। तो ये जो जहां पर टकराव हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो टकराव हुआ है यही प्रतिबिंब बन रहा है, जो वस्तु से काफी बड़ा है। कहां पर है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है, और ये उल्टा है, तो इसका मतलब ये है कि ये वास्तविक है। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, इसकी प्रकृति होगी, ठीक है, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, वास्तविक और उल्टा। इसकी आकृति कैसी होगी, इसकी आकृति होगी वस्तु से बड़ी, वस्तु से बड़ी। और इसका जो स्थान होगा, स्थान कहां पर फॉर्म्ड होगा, ये फॉर्म्ड होगा कहां पे, ये फॉर्म्ड होगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। आई होप सो कि ये तीन जो है मैंने जो कंडीशन बताए हैं ये आपको समझ में आया होगा। कल मैं और भी कंडीशंस लेके आऊंगा। कल ये वाला इमेज वाला फॉर्मेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है, और इसके कुछ उपयोग भी बताऊंगा, कहां कहां उपयोग किया जा सकता है ये। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, क्योंकि अगर मैं और पढ़ाने चला तो ये वीडियो और लंबी हो जाएगी। ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करनी, क्योंकि आप लोग को समझ में भी आना चाहिए, तो आप इसको उतार लेना, ठीक है। ये वीडियो मुश्किल से 20 से 25 मिनट के अंदर में ही आएगी, तो कल सुबह ये जो है अपलोड हो जाएगी। आप इसको पूरा देखें, ठीक है। पूरा देखने के बाद कमेंट में जरूर बताएं कि कैसा लगा, ठीक है, मेरा ट्रिक कैसा लगा बताने का, ठीक है। और अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ऑल पे जरूर टिक करना, क्योंकि मेरी वीडियो जब आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग। कि अगर वस्तु कहां रखी हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो, अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, किस तरह का बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, आकृति क्या होगी और स्थान क्या होगा, हम लोग सभी चीजें देखेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे, पिक्चर पहले मैं बना देता हूं एक छोटा सा। ये हमने एक मिरर बना दिया, कनकेव मिरर बना दिया। कनकेव मिरर का मतलब होता है अवतल दर्पण। ये हमने खींचा मुख्य अक्ष, जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं। ये है हमारा ध्रुव, जिसको हम लोग O से दिखा रहे हैं। ये है हमारा वक्रता केंद्र, जिसको हम लोग C से दिखा रहे हैं। और ये है हमारा फोकस, जिसको हम लोग F से दिखा रहे हैं। वस्तु को कहां रख रहे हैं हम लोग, वस्तु को रख रहे हैं हम लोग कहां पर, वक्रता केंद्र पर। तो अगर हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे वस्तु को, तो वस्तु से एक किरण निकलेगी, एकदम पैरेलल जाएगी, किसके, ये पैरेलल जाएगी मुख्य अक्ष के पैरेलल जाएगी, और मिरर से टकराने के बाद कहां पर जाके मिलेगी, ये मिलेगी फोकस पर। ठीक है, एक किरण और निकली, दो किरणें निकलती है, एक किरण और निकलेगी, जो यहां से निकलती हुई सीधे फोकस पर जाएगी, और फोकस पर जाके मिरर से टकराएगी, और मिरर से टकराने के बाद ये पैरेलल निकल जाएगी। ठीक है, ये पैरेलल निकल गई। ये पैरेलल निकल गई। तो ये हमारा जो कट पॉइंट बना, ये हमारा जो कट पॉइंट बना, यही हमारा जो है इमेज है। यही हमारा क्या है, इमेज है। आप इसको अगर नाप के बनाएंगे स्केल से, ठीक है ना, तब जाके ये बहुत ही अच्छा इमेज बनेगा स्केल से। तो आप इसको थोड़ा सा स्केल से करने की कोशिश करें तो ज्यादा हो सकता है कि आपको छोटा बड़ा लगे, लेकिन यहां पर जो A और B है,
ये बराबर होता है ए डैश और बी डैश के, ठीक है। यानी कि आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति यानी कि उल्टा है, तो उल्टा है तो क्या होगा, वास्तविक होगा। ठीक है। आकृति क्या होगी, आकृति क्या होगी, आकृति वस्तु के समान, मतलब कि वस्तु के साइज का ही होगा, समान साइज का। तो बच्चों आइए थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि अब ये आकृति मैंने बता दी कि वस्तु की समान आकृति बनेगी। अब इसका स्थान क्या होगा कि कहां पर वस्तु ये प्रतिबिंब बनेगी, तो ये जो है मिरर के जस्ट लेफ्ट साइड एकदम सामने फ्रंट में बनेगी। कहां पर बनेगी, ये वक्रता केंद्र पर बनेगी, वक्रता केंद्र पर। स्थान क्या होगा, वक्रता केंद्र पर। ठीक है। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे ये जो है क्रिएट हो रहा है। हम लोग आगे अगला वाला पर चलते हैं कि आगे कौन सा टॉपिक है। अगला जो पॉइंट होगा वो होगा वहां पर वस्तु हमें कहां पर रखनी है, हमें वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखनी है। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है। अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, के बीच हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी गई है। मैं पिक्चर बना के आपको दिखा रहा हूं। ये है हमारा वक्रता केंद्र C, ये है हमारा F, ये है हमारा O, और हमको वस्तु रखना है यहां पे। ठीक है। अगर मैंने वस्तु यहां पर रखी है तो वस्तु से एक किरण कुछ इस तरीके से निकलेगी। ठीक है। ये इस तरीके से पैरेलल जाएगी और ये टकराने के बाद कहां पर जाके मिलेगी, फोकस पे जाके मिलेगी। ये होगी। ठीक है। इस तरीके से मिलेगी। एक और किरण यहां से निकलेगी जो यहां पर आपको C से होती हुई आगे बढ़ेगी। ठीक है। इस तरीके से अब यहां पर दोनों किरणें टकरा रही हैं, टकरा रही है तो जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो यहां पे बन रहा है। ये मान लेते हैं A और ये B है, तो ये हो जाएगा A डैश और B डैश, ये हमारा प्रतिबिंब है। ठीक है। तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, वक्रता के अंदर फोकस के बीच में बन रहा है, जो वस्तु की अपेक्षा क्या है, छोटा है। ठीक है। लेकिन उल्टा और वास्तविक है। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, इसकी प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और उल्टा। ठीक है। इसकी आकृति क्या होगी, इसकी आकृति होगी वस्तु से छोटी, और इसकी जो होगी वस्तु से छोटी हो गई, और इसका जो स्थान होगा कहां पर बनेगी, ये केंद्र और फोकस के बीच बनेगी। ये आपका जो है स्ट्रक्चर हुआ। और इस तरीके से आप जो है बता सकते हैं कि अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। और ये इसके जो है डाटा है, कुछ इसके कैटेगरी है, तो आप देख लीजिए इसको। ठीक है। आप इसको उतार लीजिए। हम लोग अगला वाला पे चलते हैं जो हमारा लास्ट है इमेज फॉर्मेशन का। ठीक है। अगला है हमारा कि अगर वस्तु जो है अनंत पर रखी हो, अनंत पर रखी हो, अगर वस्तु अनंत पे रखी हो तब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं।
ये हमारा O है, ये हमारा C है, ये हमारा M है। अब कोई अनंत से किरणें आ रही हैं, तो ये जब अनंत से आएंगे ना तो कुछ इस तरीके से मुड़ जाएंगे, इस तरीके से सेंटर पर नहीं पड़ सकता, यहां से कुछ इस तरीके से मुड़ जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से मुड़ जाएगा। तो यहां जो किरणें जो है दोनों जो है, एक मिनट, ये कुछ इस तरीके से मुड़ जाएगा, सॉरी इस तरीके से नहीं करता हूं, ये कोई किरणें आ रही है, ठीक है, ये कोई किरणें आ रही है, ठीक है। अब ये किरणें कहां पर मुड़ेंगी, फोकस पर जाके मुड़ेंगी, ठीक है, फोकस पे जाके मुड़ गई फोकस पे, तो ये फोकस पर एक डॉट मात्र बनती है, ठीक है, डॉट मात्र, ये अनंत से आ रही है, अनंत से, ठीक है, एक डॉट मात्र बनती है, इसीलिए जो है इसका जो इमेज बनता है, जो वस्तु, जो प्रतिबिंब से कोई प्रकाश आ रही है उसका जो प्रतिबिंब बनेगा कोई वस्तु का, तो वो एक बहुत ही छोटा इमेज बनेगा, बहुत ही डॉट प्रकार का बनेगा। इसी कारण से जो हम लोग रात में जो है आकाश में जब देखते हैं तो हमें जो है चांद तारे जो है डॉट जैसे दिखाई देते हैं, काफी छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन रियलिटी में वो छोटे हैं नहीं, ठीक है। तो वो छोटे क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि वो प्रकाश अनंत दूरी से आ रही होती है, और अनंत दूरी से आने के बाद फोकस पर मिलती है, तो फोकस पर मिलने के बाद ये डॉट रूप का इमेज बनाती है, इसलिए वो हमें डॉट रूप के दिखाई देते हैं, वह काफी दूरी से आ रही है, इसी कारण से। तो ये हमने अभी आपको क्या पढ़ा, 6 ऐसे रीजंस पढ़े जहां पर अवतल दर्पण के सामने किस किस घटना पर किस किस तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। अब हम लोग अवतल दर्पण के कुछ उपयोग पढ़ेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको पता होना। हम लोग अब देखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण करता क्या है, अवतल दर्पण ज्यादातर छोटी चीजों का बड़ा इमेज बनाता है। हम लोगों ने अभी देखा, ठीक है, कि जब इमेज बन रहा है कंडीशन बाय कंडीशन, ज्यादातर इमेज बड़े बन रहे हैं, यानी कि वस्तु छोटी है लेकिन उसका इमेज क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तो हर छोटी वस्तु को देखने के लिए जो है वो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है ताकि वो क्लियरेंस दिखाई दे, ठीक है। तो जहां जहां हमें जो छोटी चीजों को भी देखने की जरूरत होती है बड़े रूप में, वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग सबसे पहला इस उपयोग इसका जो है सैलून वगैरह में करते हैं, यानी कि सेविंग करते समय, यानी कि हजाम के दुकान पर। हजाम या नाई की दुकान में इसका उपयोग इसलिए है क्योंकि हमें दाढ़ी के बाल जो है काफी महीन होते हैं, तो आंखों से ना दिखाई दे, ताकि वो साफ साफ जो है पूरा तरीके से सेव कर सके, इसलिए यहां पर अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर नहीं करते क्योंकि ये दर्पण महंगा आता है, प्लेन मिरर से ही काम चल जाता है, लेकिन अवतल दर्पण का उपयोग ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि छोटे महीन बाल होते हैं, वो अच्छे तरीके से सेव हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं वो देखने के लिए होता है। दूसरा उपयोग कहां पे होता है, आपने गाड़ियों का साइड मिरर देखा होगा, गाड़ियों में साइड मिरर देखा होगा। साइड मिरर जो होता है वो क्या करता है, वो पीछे की वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है, यानी कि बहुत सारी, मतलब वो उतना विजार्ड रूप को दिखाता है ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि दूर से जो वस्तुएं आ रही है ना उसको भी दिखा देगा बड़ा करके, बहुत दूर है तो भी वो दिखा देगा बड़ा करके कोई चीज है जो पीछे से आ रहा है, ठीक है। तो साइड मिरर क्यों लगाया जाता है, ताकि पीछे जो गाड़ियां हैं वो दिखाई देने लगे, जो नजदीक रहेगा वो और बड़ा दिखाई देगा, जो दूर रहेगा वो भी बड़ा दिखाई देगा। काफी आपको आपके आंखों से डॉट टाइप का दिखाई, लेकिन मिरर में वो बड़ा दिखाई देगा। इस कारण से जो है एक्सीडेंट नहीं होता है, साइड मिरर इसे लगाया जाता है, ठीक है। तीसरा काम क्या होता है, हमारे दांतों के चेक के लिए, कान के चेकअप के लिए, नाक के चेकअप के लिए, इसके अंदर काफी लाइटें नहीं होती है, छोटी छोटी चीजें होती है, छोटे छोटे बाल होते हैं, तो जो कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो ये जो है दर्पण इस्तेमाल किया जाता है, अवतल दर्पण, ताकि उसको बड़ा करके देखा जा सके। तो चिकित्सक जो है इसका इस्तेमाल करते हैं दांतों कानों का इलाज करने में।
ना केला जल। ठीक है, तो ये तीन उपयोग। एक उपयोग और है, सौर भट्टी में भी बहुत सारी सौर से जो किरणें निकल के आती है उनको बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा की जरूरत पड़ती है सौर भट्टी को, तो ये ऊष्मा को एकत्रित करता है, तो सौर भट्टी में भी इसका काम आता है। तो चौथा उपयोग हो गया सौर भट्टी। अब ये सौर भट्टी क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे कभी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये चार उपयोग है जो अवतल दर्पण का हो सकता है। अगर आपको और भी उपयोग पता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि और भी इसका उपयोग होता है। तो ये चार उपयोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जामिनेशन में ये चार लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि उत्तल दर्पण में जो है कैसे प्रतिबिंब निर्मित होता है उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो हम लोग एक वो भी देख लेते हैं, तो आगे चलते हैं।